अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, क्रिकेट हमेशा से खेल, मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते जोड़ने का नाम रहा है। सरहदों से मावरा होकर ये खेल दिलों को करीब लाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की हठधर्मी और सियासत ने क्रिकेट जैसे खूबसूरत खेल को भी दागदार कर दिया है। एशिया कप के फाइनल में जो मनाजिर दुनिया ने देखे वो खेल की रूह को मजरूह करने के मुतरादिफ हैं। मोदी के मुतनाज़ बयान से लेकर भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से ट्रॉफी वसूल न करने तक ये सब कुछ एक सोचे समझे सियासी बयानी की अक्कासी करता है, जिसमें खेल को जंग का मैदान बना दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक जवाब याद रखने के काबिल है कि जंग को खेल से जोड़ना कमजोरी और मायूसी की अलामत है। यही असल हकीकत है। खेल को सियासत की भेंट चढ़ाना दरअसल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तौहीन है। भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी लेने से इनकार करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन को खासा मायूस किया है। पाकिस्तान के कप्तान को अकेले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराना पड़ा, जो आलमी सतह पर भारतीय रवैये की असल तस्वीर पेश करता है। एशिया कप के बाद भी इंडिया में हैंडशेक तनाज़े की गूंज सुनाई दे रही है। खुद भारतीय सहाफ़ी और अवाम इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सब ऊपर से नीचे तक महज एक ड्रामा है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार भी पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर कुछ बौखलाहट का शिकार नजर आए और जवाब देने के बजाय राह फरार इख्तियार कर ली। ये सब कुछ वाज़े करता है कि खेल को सियासत ज़दा करने की रविश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद भारत के अंदर भी तनकीद की जद में है। सवाल यह है कि अगर क्रिकेट जैसे खेल को भी नफरत, सियासत और जंगी बयानिए में कैद कर दिया गया तो फिर कौमों के दरमियान मोहब्बत के पुल कौन बनाएगा? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ जीतने का नाम नहीं है बल्कि इज्जत, वकार और दूसरों के एहतराम का भी तकाजा करती है। लेकिन भारत ने एशिया कप में अपने रवैये से यह साबित किया कि सियासी जिद और तासुब ने वहां खेल की असल रूह को निगल लिया है। इस सब पे बात करते हैं और आज इस पे बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब और फैज़ान लखानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। भट्टी साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल के साथ जो खिलवाड़ किया है भारत ने, सर आप तो ये पूरा जो एशिया कप था इसको कवर भी कर रहे थे, आपने पूरी सिनेरियो, पूरी सिचुएशन देखी। सर फाइनल में जो मनाजिर हमने देखे वो बड़े तनाव वाले, बड़े खिंचाव वाले और बड़े डिस्टर्बिंग थे। सर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई और आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? जवेरिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में मदऊ किया। देखें, अब इस दश्त की सयाही में तकरीबन कोई 38 से 40 साल मुझे हो गए। मैंने दुनिया भर में अगर थोड़ा सा मुबालगा आराई ना हो तो 1000 के करीब मैंने इंटरनेशनल मैचेस कवर किए होंगे। उसमें वर्ल्ड कप भी है, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है। लेकिन ये माहौल और ये मनाजिर जो हमने पिछले 3 हफ्ते में दुबई में देखे, मेरे ख्याल में मुझे तो कल जिस वक्त सूर्य कुमार यादव रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में बैठ के मुझे एज ए पाकिस्तानी जिस तरह के वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे और जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। जिस तरह कोई आप गलत काम कर देना, नदामत महसूस हो, तो वो टाइम गुजर नहीं रहा था कि किसी तरीके से। ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हो जाती है तो क्योंकि टेलीविजन कैमरे उस वक्त ऑन होते हैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते, ना उस हॉल से निकल सकते हैं। लेकिन कल जो पहले हम इसको महसूस सिर्फ कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहुत सारे भारतीय जो हमारे साफी दोस्त हैं उनसे कई सालों की पुरानी शनासाई है। खुशी गमी में हम उनको फ़ोन करते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं। जो पुराने लोग हैं उनमें अक्सरियत अब भी मेरा ख्याल में उस तरह की रवैया नहीं दिखाती। जो अब ये नई लौट आ गई है इंडियन जर्नलिस्टों की, वो जिस तरह बिहेव कर रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, और लग रहा था कि कोई बीजेपी के किसी आप सियासी फंक्शन में आ गए। तो मतलब क्रिकेट तो वो खेल है कि 87 या 88 की बात है। ज़िया-उल हक साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया, जयपुर चले गए। फिर 2004 में फैज़ान भी उस वक्त जर्नलिज्म में आ गए थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे और उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी भारत में। उस वक्त क्रिकेट ने दोनों मुल्कों को मिलाने के लिए ब्रिज का रोल प्ले किया। चंद हफ्तों की
नोटिस पे पाकिस्तान इंडिया सीरीज प्लान, तारीखी सीरीज थी। और जब वो लाहौर में आए इंडियंस, उन्होंने जाके किताबें लिखी कि लिबर्टी में या अनारकली में या दूसरे शॉपिंग सेंटर्स में या कराची में वो सदर चले गए, क्लिफ्टन चले गए। लोगों को जब पता चला कि वो इंडिया से आए, लोगों ने उनसे पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा आप तो हमारे मेहमान हैं। हम भी जब इंडिया जाते रहे, मेरे साथ फैजान लाखानी भी 2023 में भी हम लोग थे, 2005 में भी थे। वो बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन अब मेरा ख्याल में आपका जो जवेरिया असल सवाल शुरू हुआ, जी मेरे ख्याल में जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी की अनवीलिंग की है ना, मैं बिल्कुल फ्रंट रो में बैठा हुआ था। सही। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, सारे कप्तानों से हाथ मिला के बेस्ट ऑफ लक कहते हुए जब सूर्या कुमार यादव के पास पहुंचे, वो दरमियान में शायद किसी जगह बैठे हुए थे, तो उन्होंने चंद सेकंड का वक्फा लिया, हाथ तो उनके साथ मिला लिया। लेकिन उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल वहां से खेल खराब हुआ है। लेकिन अब कल के इस यानी भट्टी साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी अपनी चाल में कामयाब हो चुका है, जो घिनौना खेल उसने शुरू किया है, यानी खेल के मैदान को भी सियासत ज़दा कर दिया है। फैज़ान लखानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। लखानी साहब, अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में जो हमने मनाजिर देखे, भारतीय खिलाड़ियों का जो हमने रवैया देखा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इतना तौहीन अमेज़ वो रवैया था। लेकिन ये जो इंसल्ट उसने पाकिस्तान की करनी चाहिए, पूरी दुनिया में इंसल्ट एक्चुअली भारत की हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं इसको कतई नहीं समझूंगा कि ये पाकिस्तान की या किसी पाकिस्तानी की उन्होंने इंसल्ट की। उनकी कोशिश ये जरूर थी कि वो पाकिस्तान की इंसल्ट करे, बट उन्होंने स्पोर्ट्स की इंसल्ट की है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इंसल्ट की है, जो दुनिया भर में खेलों का पैगाम है उसकी इंसल्ट की है, दुनिया भर के स्पोर्ट्स फैंस की इंसल्ट की है। पाकिस्तान की ये इंसल्ट नहीं है। उन्होंने छोटेपन का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने तो हमेशा, और पाकिस्तान का अब तक यही मौक़िफ़ रहा था कि खेलों को सियासत के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो खेल है वो खेल रहने चाहिए और जो सियासत है वो सियासत रहनी चाहिए। बट भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक इशारा किया। और जब मूवमेंट एशिया कप के आगाज के मौके पर जब सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने बड़े थे मोहसिन नकवी और मुसाफा हुआ था, उसके बाद से ही जो हमने नफरत आमेज गुफ्तगू हमने इंडियन मीडिया पे और इंडियन सोशल मीडिया और ट्रोल अकाउंट्स पे हमने देखी, वही अंदाजा हो गया था कि अब इंडियंस की तरफ से एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें देखी जाएगी। और जो थ्रू आउट पूरे एशिया कप में हुआ, ये माजी में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप अपोनेंट के साथ हैंडशेक ना करें, आप अपोनेंट से ग्रेसफुली मुलाकात ना करें, कर्टेस ना हो अपोनेंट के साथ। और जो कल शब हुआ, जो ट्रॉफी लेने से इनकार किया उन्होंने, ये भी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इससे किसी पाकिस्तान की मैं नहीं समझता कि हद तक कोई है, इससे खेलों की रूह, खेलों का वकार मजरू हुआ है। और यहाँ एक चीज इंडिया को, बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स को याद रखनी। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि हैंडशेक नहीं किया, जिस पे पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और फिर कल भारत ट्रॉफी से ही महरूम रहा, तो पाकिस्तान ने भी अपने लिए स्टैंड लिया। कितना ज़रूरी था पाकिस्तान का अपने लिए स्टैंड लेना, और क्या ये बिल्कुल दुरुस्त था? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त था कि वो जैसे को तैसा जी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भारत ही हमेशा डोमिनेट करता रहा हो। और सूर्या कुमार यादव ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नो मोर पाकिस्तान इंडिया राइवलरी। भाई, राइवलरी तो हमारी आपकी हमेशा रहेगी, क्योंकि आप हमारे दुश्मन हैं। लेकिन कल मैं कहता हूं सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने यही कहा जो फैजान कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट की तौहीन की, आपने हमारी तौहीन नहीं की। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई 90s में 80s में हम आपको इसी तरह हरा रहे थे जिस तरह आज हमारी टीम आपसे हार रही है। तो टीमों पर थोड़ा सा बैड पैच आता है, कई बार आप तश्कीली 9 के मरहले में होते हैं, लेकिन किसी टीम को इस तरह हकीर समझ देना, मेरा ख्याल में अब ये मामला जवेरिया क्रिकेट से बहुत आगे चला गया है। ऐसे ही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत मोहतात तरीके से खेलना पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारी प्राइड का मसला है पाकिस्तानी कौम के। इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, हमें माली नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका कोई ऑल्टरनेट तलाश करना होगा। लेकिन इंडिया इस तरह अगर करेगा, अब संडे को एक और मैच होने जा रहा है विमेंस
जो वर्ल्ड कप हो रहा है कोलंबो में, पाकिस्तान इंडिया का, वहां भी मैच है। फिर जनवरी में हमने इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरा ख्याल में यानी ये इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया और ये शुरुआत है, अब आगे देखें क्या होता है। अच्छा लखानी साहब, अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ठीक है उनको पीछे से कहा गया कि आपने हाथ नहीं मिलाने या आपने इस तरह से बात करनी है, लेकिन इससे पहले भी राइवलरी की हम बात कर रहे हैं। राइवलरी तो हमेशा रही पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन हमने खिलाड़ियों में देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं होती जिस तरह की हमने एशिया कप में देखी है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या वाकई ये शुरुआत है और आगे जाके पाकिस्तान को मजीद कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है, मजबूत फैसले करने की जरूरत है इस सिलसिले में? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यूज किया और क्रिकेटर और ग्रेट स्पोर्ट्समैन में यही फर्क होता है। इंडिया के जो कल 15 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी मैदान में उतरे, वो स्किल्ड क्रिकेटर जरूर हो सकते हैं, पर वो ऐसे स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अपहेल्ड करता है। आई एम 100% श्योर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसा स्पोर्ट्समैन वहां कोई होता, वो इस तरह बो डाउन नहीं करता। अगर कोई प्रेशर होता भी तो वो उसको रेजिस्ट करते। मादी में हमें इत्तलात ऐसी मिलती रही है कि इस तरह की प्रेशर डाला जाता रहा है, बट कोहली ने रेजिस्ट किया, रोहित शर्मा ने रेजिस्ट किया कि नहीं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो शेयर कर सकते हैं। जो चीज हुई ना, इंडियन प्लेयर्स अच्छे क्रिकेटर, अच्छे स्किल्ड क्रिकेटर जरूर हो सकते हैं, बट दे विल नेवर बी रिमेंबर्ड एज ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, चलिए अब हम परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। पूरा आईसीसी मैं जवेरिया जो फैजान बात कर रहे हैं ना, जी जी, मेरा ख्याल में मैं इनसे एग्री नहीं करता। सुनील गावस्कर जैसा बड़ा खिलाड़ी जो माजी में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ उनकी दोस्ती रही है, उन्होंने भी कल अपने कॉलम में इंडिया के एक बहुत बड़े अखबार में छपा, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। तो मैंने कल एक इंडियन सहाफी से यहाँ दुबई में पूछा, मैंने कहा यार गावस्कर तो बहुत पाकिस्तानियों का दोस्त था जी। कहने लगे कि इस वक्त जो मोदी की पॉलिसियां हैं या बीजेपी की जो एक बयानियां है, जो शख्स उसकी लाइन टो नहीं करेगा वो फिर इंडिया में मुश्किल में आ जाएगा। तो लिहाजा ये कह देना कि गंगोली या गावस्कर या सचिन तेंदुलकर, मेरे ख्याल में अब वो रेड लाइन सारी क्रॉस हो गई है। अच्छा भट्टी साहब, चलिए मान लेते हैं कि ये मजबूर हैं, प्रेशराइज हैं, लेकिन फिर ये मजबूरी का पाकिस्तान पे क्या भार है? पाकिस्तान तो फिर इस तरह के रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा ना, पाकिस्तान तो स्टैंड भी लेगा, पाकिस्तान अपने लिए बोलेगा भी। चलिए अब पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पूरा एशिया कप एक तरफ, आप फाइनल की बात हम करते हैं। कल जो हुआ, पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे उन्होंने जिस तरह से मैच का आगाज किया और ओपनिंग जिस तरह से की, तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, लेकिन जैसे ही पहली विकेट उड़ी उसके बाद हमने देखा कि एक तांता बन गया और एक के बाद एक इस तरह से खिलाड़ी गए। किस तरह से आप परफॉर्मेंस देखते हैं सर? देखें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कल के मैच में जब हमें 84 रन का स्टार्ट मिल गया तकरीबन 11 ओवरों में जी। उसके बाद हमने 39 गेंदों पर 33 रन के एवज एक मरहले पर 8 विकेटें लूज की और ऑल टुगेदर 62 रन पर हमारे बकिया 10 बैट्समैन 84 रन के बाद आउट हो गए जी। तो मेरे ख्याल में अब ये जो कंट्रोवर्सी चली है, ये पिछले मैचों में हैंडशेक का जो इशू था, उसमें टीम पर इतनी क्रिटिसिज्म नहीं हुई जितनी नॉर्मली होती है, लेकिन बहरहाल आई ओपनर है कि दुनिया की एक बड़ी टीम के खिलाफ जब हम खेले हैं, बड़ी टीम में इसलिए कह रहा हूं कि रिसेंट पास्ट में हम वेस्ट इंडीज से खेले, हम बांग्लादेश से खेले, हम अफगानिस्तान से खेले, ओमान से हमने मैच जीते, यूएई से मैच जीते। मेरे ख्याल में वो लोअर टियर की टीमें थी, लिहाजा अब हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया, इसमें कोई शक नहीं वो हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन उनकी टीम दुनिया की टॉप की टीम है। अभी हम जब T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे, वहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन 12 अक्टूबर को पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान में, और साउथ अफ्रीका की टीम ने रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल मसाइल हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब वो सर्जरी कर दें जिस सर्जरी का उन्होंने ऐलान किया था। लखानी साहब, जो सर्जरी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि होनी है टीम में, कब होगी वो?
सर्जरी का तो मेरे ख्याल से मरहला चल ही रहा है। अब जो प्लेयर्स लास्ट ईयर तक परमानेंट स्क्वाड का हिस्सा थे वो अब नहीं है, बट जो कल की परफॉर्मेंस है ना वो एक चीज रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस का मसला है। जिस तरह भट्टी साहब ने जिस जानिब इशारा किया कि हमारे 113 तक एक ही आउट और फिर 33 रन पे हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर गई। उस वक्त हम बड़ा जबरदस्त हमारी स्मूथ सेलिंग चल रही थी, उस वक्त मार धाड़ की जरूरत थी हमें। बिल्कुल गेम अवेयरनेस का मुजाहरा करते हुए ग्राउंड पे खेलते हुए जिस तरह की कंडीशन थी उसके मुताबिक खेलते, अगर 7-8 रन फ्री ओवर लेके 18वें ओवर तक जाते और आखिरी 2 ओवर में रिस्क लेते तो हम एक बड़ा जबरदस्त टोटल बोर्ड पे सजा सकते थे। कल हमने दोनों मर्तबा अपनी बैटिंग में भी और अपनी बॉलिंग में भी गेम अवेयरनेस की लैकिंग की वजह से ये मैच हमने लूज किया। एक अच्छे स्टार्ट के बाद बैटिंग लाइन हर कोई छक्कों को चेस करते हुए अपनी विकेटें गंवाने लगा। जब आपको पता है कि छक्के लगाने की कोशिशों में विकेटें गंवाई जा रही है तो आप फिर ग्राउंड शॉट खेले, आप नीचे नीचे खेले, आप सिंगल डबल ले, भी उसमें रिस्क ना ले। आपने इंडिया की भी जिस तरह देखे, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने जिस तरह इब्तिदाई 3 विकेटें गिरने के बाद अपनी बैटिंग को अपनी बारी को लेके चले, इस तरह ही अगर आप लेके चलते तो शायद आप 180, 185, 190 तक अपना टोटल ले जाते। फिर जब हमारी बॉलिंग थी, बॉलर से बड़ा जबरदस्त आगाज दे दिया, फिर जो हारिस रऊफ का एक बुरा ओवर किया, वहां पे भी अगेन गेम अवेयरनेस की बातें। आपको जब पता है कि ऑफ स्टंप से बाहर आप बॉल कराएंगे तो अगला प्लेयर डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप उसको उसके जोन में आप बॉलिंग करा रहे हैं, तो यहाँ सारी चीजें मेरे ख्याल से स्किल्स से ज्यादा गेम अवेयरनेस का प्रॉब्लम पाकिस्तानी प्लेयर्स को कल के मैच में ले डूबा। भट्टी साहब ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो मोदी की ट्वीट आती है, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने उसका जवाब दिया। सर, ये आपको लग रहा था कि ये खेल का मैदान है जिसके बारे में तबसरा हो रहा है या जंग का मैदान है जिसके बारे में तबसरा हो रहा है? देखिए, खेल का मैदान तो अब रहा नहीं। अब कह सकते हैं कि एशिया कप का फाइनल था, लेकिन फाइनल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, सूर्या कुमार यादव ने भी अपने इस टूर्नामेंट की जितनी आमदनी थी, जितनी उनकी मैच फीस थी, वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले फौजियों के नाम डेडिकेट कर दी। तो क्रिकेट तो नहीं हो रही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लाइन ड्रॉ करे, आईसीसी से मामला टेकअप करे। अगर आईसीसी इसको पाकिस्तान की बात को नहीं मानता, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, पीसीबी के चेयरमैन है, आईसीसी के डायरेक्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, तो फिर इसको जो खेलों की आलमी अदालत है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उसमें लेकर जाएं, क्योंकि भारत, मुझे लग रहा है, पाकिस्तान को अब आगे मजीद नुकसान पहुंचाएगा। उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर किसी तरह पाबंदी लगा दे। ये आसान काम नहीं है, लेकिन दुश्मन हमारा बहुत मक्कार भी है, चालाक भी है, लिहाजा ठीक है, दुश्मन हमारा मक्कार और चालाक है, तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब और फैज़ान लखानी साहब, आप दोनों साथ मौजूद थे और हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासत के मैदान की। कहा यह जा रहा है कि हम एक पेज पर हैं, कौन ये कह रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान एक नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी सिफारतकारी का लोहा मनवाया है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि सऊदी अरब के बाद कई मुमालिक पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों के ख्वाहा नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की नवीद भी सुनाई है, जो कि बहुत खुशाइंद है। उनका कहना है कि मुल्क अब हिचकोले खाने की बजाय मजबूती की तरफ बढ़ा है। उन्होंने क्रिकेट की मिसाल देकर कहा कि अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता, बल्कि टीम वर्क की कामयाबी का राज है। यही फलसफा वो मुल्की सियासत, खारजा पॉलिसी और मईशत पर भी लागू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दावा है कि अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं, हर बड़े फैसले पर मुशावरत की जाती है और यही इत्तेहाद पाकिस्तान को औजे सुरैया तक ले जा सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का यूएनओ और अमेरिका का कामयाब दौरा और पाक सऊदी मुआहदा खित्ते में तो ज़ियाती तवाज़ुन की एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि हम न सिर्फ अपनी सरहदों का दिफा कर सकते हैं, बल्कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में भी अहम रोल प्ले करने की हम सलाहियत रखते हैं। ये सब वाज़ेह इशारे हैं कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से निकलकर एक नए सफ़र की तरफ बढ़ा है। मगर सवाल ये है कि क्या ये अज़्म और यकजहती वाकई देर पा तब्दीली का पेश खैमा बन सकेगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मोहसिन बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट, और आमिर ज़िया साहब, जो कि एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मोहसिन बेग साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अस्करी और सियासी क़यादत एक पेश पर है, हर मामले पर मुशावरत की जाती है, फिर फैसला होता है। आपसे जानना ये चाहूँगी सर, किसी भी मुल्क में अस्करी और सियासी क़यादत का एक पेश पर होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो हर मुल्क के अंदर जो
इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी कह लें उसको, उनकी जो इनपुट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों सूरतों में। पाकिस्तान का क्योंकि डायनामिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नेचुरली एक पावरफुल कुव्वत है और उनके रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो नेचुरली वो गवर्नमेंट को गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में। तो हमने जो हिस्ट्री में देखा पाकिस्तान के अंदर, अगर थोड़ा सा भी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर थोड़ी सी बिगाड़ की सूरत में नेचुरली कंट्री बहुत बार डिस्टेबलाइज हुआ, बहुत बार मार्शल लॉ भी लगा और हुकूमतें भी घरों को जाती रही। तो ऐसी सूरत में बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छी बात है अगर एक हमआहंगी है, एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत फ्यूचर के फैसले हो रहे हैं और होने चाहिए, और इस मुल्क का जो जिस स्टेज पे हम खड़े थे उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आने लगी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से चला के एक स्टेबिलिटी लाई जाए, ना कि पाकिस्तान के अंदर जैसे माजी में हमने देखा कोई साजिश हो रही है, कोई एस्टेब्लिशमेंट को उड़ाना चाहता है और कोई हुकूमत उड़ाना चाहता है, तो वो ना हो। उससे हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ, अवाम का बहुत नुकसान हुआ, हम बहुत पीछे रह गए। पे दर पे आपने देखा हिस्ट्री में कैसे हमारी हुकूमतें गईं, किस किस ने उस साजिश में हिस्सा डाला। तो इस सूरत में तो अल्लाह करे ऐसा ही रहे कि ये इकट्ठे चलें और थोड़ी सी मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी। ठीक है, मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी की हम बात करें तो हम आमिर साहब मईशत की बात करते हैं। आलमी सतह पाकिस्तान ने सिफारतकारी में तो अपना लोहा मनवाया है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विज़िट किया और बड़ा कामयाब दौरा भी किया। इसके साथ साथ सऊदी अरब के साथ उनका जो माहिदा हुआ है पाकिस्तान का, ये भी बड़ा खुशाइंद है और दीगर ममालिक भी ख्वाह नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान से माहिदा करने के लिए। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि इन तमाम माहिदों से पाकिस्तान का गेन कहाँ in terms of economy? देखिए, पहली बात ये कि आप हमेशा कहते हैं ना कि फॉरेन से उसके अफेयर्स के महाज पर उस वक्त कामयाबियां हासिल करते हैं जब आपका अपनी मैशत जो है मजबूत बुनियादों पर खड़ी होती है और आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता है जी। अब यकीनन पाकिस्तान ने खूबसूरती के साथ अपनी जियोपॉलिटिकल उसकी हैसियत को लिवरेज किया है। उसमें कुछ हमारी उसका भी है और कुछ ऐसा है कि हालात मौके पैदा हो गए। इजराइल जो है जिस तरह से वो एक जारियत कर रहा है, उसने कतर पे हमला किया, तो आपको बहुत सारी चीजों के अंदर हुआ। और आपने फिर ये भी देखा कि भारत ने जो एक कहते हैं ना एक मकाना किस्म की पॉलिसी अपनाई हुई है, उसने भी पाकिस्तान को एक मौका दिया कि जहां पर वो गेन कर सके। लेकिन असल बात कि अगर आपको पायदार तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को चलाना है और अपने इसको लिवरेज को बरकरार रखना है, तो आपको मुल्क में अपने सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है नंबर 1, और आपको एक मजबूत मईशत की जरूरत है। बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी सिविल और फौजी जो इदारे हैं वो एक सफे पर हैं। बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ा पुराना ख्वाब, और इमरान खान साहब के दौर में भी कुछ के लिए यही कुछ हुआ था। फिर हमने देखा कि वो पेज सफा जो था फट गया और अब जो है दोबारा एक सफे पर है। हमें पाकिस्तान की तारीखी तराजू है, उसमें ये देखें कि हमारी जो मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें फौज की वो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत है, और हमारे सिविलियन इदारे जो है वो बहुत कमजोर है, नातवा है। और उनमें क्योंकि हमारी सियासी जमातें अब भी उनमें यही सूरत हाल है कि उनमें कहते हैं ना शख्सियत और खानदानी मरूसियत उस पर हावी है, तो बाज़-औक़ात वो पाकिस्तान को किसी कहते हैं ना कि राजवाड़े की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब अगर आपको याद है जब वो वज़ीर आज़म थे वो कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं किया करते थे, और फिर लोगों ने बड़ी तारीफ की जब खाकान अब्बासी बने कि वो कैबिनेट की मीटिंग करने लगे, वो किचन कैबिनेट में फैसले करते थे, वो कहते थे कि जी मैं जो चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। तो आप बादशाह हम लोग नहीं करते। वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होता है स्टैंडिंग कमेटीज को जो होती काबीना को अपनी चीजें जो कुछ आप तजावीज़ होती लेके जाते हैं, कानून साजी करते, तो हमारी ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से आपने देखा टेढ़ापन आ गया। तो इसको अगर आप दूर करना है तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, एक ख्याल ये है कि तो अवाम को जो है इस जो भी आप कह रहे हैं बेहतरी आई उसके फायदे नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा अवाम को उसी तरह सामना है, वो गुर्बत में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी हमारे मुल्क में। आमिर साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। बेग साहब यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अवाम
तो तब खुश होगी जब आवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब नवीद तो सुना रहे हैं कि मईशत में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन सर मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेज पे नज़र आ रहे हैं सियासी और अस्करी क़यादत, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो सर ऑपोजिशन कहाँ पे है? क्या ऑपोजिशन हमें नज़र नहीं आएगी? जैसे कामयाब दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, कोई हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें ना सामने आ रही है। तो सर ऑपोजिशन कहाँ पे है और सियासी इस्तेहकाम, मौशी इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जब तक आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आपकी मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती। किसी भी घर में लड़ाई हो तो नेचुरली वहाँ इन्वेस्टर तो दूर की बात है, आपका लोकल इन्वेस्टर खुद यहाँ से भाग रहा था। और उसकी वजह ये भी है कि जो लॉज हमने अभी इम्प्लीमेंट किए हुए, FBR है, IMF के जो पैकेजेस हैं वो इतने टाइट हैं, आपकी इंडस्ट्री, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और के जो रेट्स हैं वो compete नहीं कर पा रहा बिजनेसमैन इंटरनेशनली। तो नेचुरली अब सियासी इस्तेहकाम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आ चुका हुआ है। अब रहेगी इकोनॉमी की बात, तो नेचुरली उसके ऊपर जितने ये लोग फोकस किए हुए हैं गवर्नमेंट जो है और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इकोनॉमी नेचुरली, अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो ये मुल्क भी नहीं चलेगा। अच्छा बेग साहब, हमारा जो सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो बेहतर होगा? और जो दीगर ममालिक भी ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं मुआहदे करने के, अगर ये मुआहदे होते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, आवाम के लिए कुछ बेहतरी आएगी इससे? देखिए, डेफिनेटली वो जो मुआहदा है कमो पेश $7 बिलियन का है, तो वो कोई थोड़े पैसे नहीं है। उसके अलावा जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो आगे भी बहुत बड़ा काम कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो नेचुरली इसी तरह ही इकोनॉमी चलती है। अगर आपके यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए बिजनेस कम्युनिटी को और गवर्नमेंट को, वो अपने थोड़े से टैक्सेस में और थोड़े से जो IMF के लॉज हैं उसमें थोड़ी सी इजीनेस करें बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो ये बिजनेस चल सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि कैश बेस्ड इकोनॉमी है, इसका रिवाइवल इतना मुश्किल नहीं है अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलीफ दे दे। ये बैंक्स जो हैं, ये पीछे एक प्रपोजल था कि 4 से 6 माह के लिए गवर्नमेंट जो है वो बैंकों को कहे कि बिजनेसमैनों से उसको जो रिकवरी है उसको फ्रीज करें और थोड़ा सा उनको मौका दे दें वो अपना बिजनेस चला सके। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस चल सकता है और ये जो इकोनॉमी है ये रिवाइव हो सकती है। सही। और हो जाएगी, थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। और नेचुरली जब इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होगी, रोजगार मिलेगा, कारोबार चलेगा, तो आवाम को उसके समरात नजर आएंगे। अभी तक तो समरात नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, ऐसे अभी तक तो आवाम बड़ी परेशान नजर आ रही है, समरात नजर नहीं आ रहे। आमिर ज़िया साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब तक जब ये समरात जब तक नहीं पहुंचेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हाँ हमारी जो मईशत है वो स्टेबल हो रही है। आमिर साहब, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने स्टैंड आउट किया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। पाकिस्तान को इन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करना है और क्या मेजर्स हैं, क्या इकदाम हैं जो उठाने की ज़रूरत है? वो इकदाम हम उठाएंगे तो आवाम तक उसके समरात पहुँचेंगे। देखिए, हम लोग बड़े मासूम और सादा लोग हैं। हमारी जब सीपेक आया हमें लग ये रहा था कि पाकिस्तान की तरक्की और जो उसकी सालमियत है उसका जो है जिम्मा चीन ने लिया और हम समझते थे कि जी सीपेक हमको मसलों का हल है। बात ये होती कि अमेरिका हो, चीन हो, सऊदी अरब हो, उनकी जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की। वो जिम्मेदारी हमारी अपनी हुक्मरान अशराफिया की और हम पाकिस्तानियों की है। पहली तो हमें ये समझना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि हमारी हुकूमत अशराफिया का जो मिजाज है वो बड़ा एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी चलाते हैं, वो लूटमार की इकोनॉमी चलाते हैं। और आप ये देखें कि वो जो है ना, वो समझते, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ राजवाड़े का, तो अपनी पर्सनल ग्लोरी की चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते, ना कि इस चीज के लिए करेंगे कि जी हम पाकिस्तान को या हम इदारे बना रहे हैं। फर्ज करें कि अब इस पे आप देखें कि पंजाब जो इतराज कर रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के ऊपर 716 अरब रुपए जो है लोगों में बांटे जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत में फिर भी इजाफा हो रहा है इनकम सपोर्ट के नाम पर। अब लोग ये सवाल करने में जानिब हैं कि जी उसमें जो एक बेकायदगियां मुबैना तौर पे हो रही हैं, वहां पे सही लोगों को नहीं पहुंच रहा। और आप हमेशा दुनिया में जब इस तरह के वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं,
उनकी म्याद होती है कि किसी फैमिली को आप 6 महीने 3 महीने तक देते हो, उसके बाद आप ये तवक्को करते हो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारी अजीबोगरीब मनसूबाबंदी होती है, क्योंकि आपको खानदान के नाम पर, शख्सियत के नाम पे चलाना है। पंजाब में इसी तरह जो भी आप तरक्की कर रहे हैं वो आपने मरियम नवाज और उनके शरीफ खानदान के नाम से मंसूब कर दिया है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी। सर आपने ये टॉपिक छेड़ दिया, सवाल मैं यही करना चाह रही हूँ और चलें आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। सर ये जो सियासत हो रही है सैलाब के नाम पे भी पंजाब और सिंध के दरमियान, पंजाब सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहा है, सिंध पंजाब पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मेरे पे आप तनकीद करें, पंजाब पे करेंगे तो मैं नहीं मानूंगी और मैं इसका जवाब भी दूंगी। और फिर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी कह रही हैं कि हर चीज़ का हल ये नहीं होता। क्या कहेंगे इस पर? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपने बात शुरू की तो मैंने कहा आप ही से पूछ लेती हूँ पहले। देखिए वही अर्ज करूं, देखिए गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि 2 सियासी खानदान है, अभी वो मजबूरी के हालत में ताजी हुए हैं। अब पंजाब को फिक्र ये कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जब पैसे जाएंगे बेनजीर की तस्वीर के साथ तो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो चाहते कि हमारे फ्लैग के तहत हो। बात ये होती है कि किसी भी पार्टी का फ्लैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने घरों से लाके पैसे तकसीम नहीं कर रहे हैं, ना भुट्टो खानदान, ना जरदारी खानदान और ना शरीफ खानदान। पैसे जो है पब्लिक में, तो आपको ऐसे नाम रखने चाहिए कि जो न्यूट्रल हो। जो मैं बात कर रहा था कि बरतानिया में यूनिवर्सल क्रेडिट देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि जी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। और वो ना कंजर्वेटिव पार्टी के नाम पर है, ना वो लेबर पार्टी के नाम पर है, लिबरल है, ना जो कोई भी पार्टी के नाम पे नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि जी चर्चिल के नाम पर है, मार्गरेट थैचर के नाम पर है ना। वहां पर एक तो आप भी जब तक उस तरह के दायरे नहीं बनाएंगे, क्यों आप हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाते हैं? क्या वजह है कि आप अगर सैलाब खान को खाने का डिब्बा भी फराहम करते हैं तो उस पर एक तस्वीर होती है, क्यों होती है? ये पब्लिक बनी है। बेग साहब से पूछ लेते हैं, बेग साहब क्यों होता है आखिर ऐसा? वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा काम हो रहा है सदियों से। यकीन करें, तस्वीर मतलब इनको इतना शौक है तस्वीरें लगाने का। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं काम होगा तो तस्वीर तो आएगी। टिकटॉक पे तनकीद हुई तो उन्होंने कहा टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए काम करना पड़ता है। नहीं देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सारे लीडरान की बात चलिए ओवरऑल नाम के अपने सड़कों पे अपने नाम भी, सड़क आपके पैसों से नहीं बनी। ये आमिर ठीक कह रही है, बेनजीर ये नाम नहीं होने चाहिए, ये आवाम का पैसा है। ये डोनेशन जो है वो बाहर के मुल्क आपके नाम की वजह से नहीं देते और आप उसको अपनी पब्लिसिटी स्टंट बना के पेश करते हैं। वोट आपको फिर नहीं मिलते, वोट आप इलेक्शन जीत नहीं पाते, आप 2 नंबर तरीके से इलेक्शन जीतते हैं, वोट आपको कौम फिर भी नहीं देती। तो मकसद ये है कि ये ट्रेंड वाकई ख़त्म होना चाहिए। आप जमहूरियत की बात करते हैं, हर वक्त करते हैं, सारे करते हैं, और जमहूरियत यकीन कीजिए पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है। अब आप देख लें, सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, इमरान खान की भी गवर्नमेंट रही, उससे पहले सिर्फ मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए। उसके बाद ये पंजाब में आपको पता है 100 अरब रुपए का बजट है बल्दियात का, जो कि बल्दियाती इदारे नहीं है। और इसी तरह सिंध में भी वो चीफ मिनिस्टर के पास वो पैसे होते हैं। तो बल्दियात असल जो जमहूरियत का क्रक्स है वो नीचे से है। बल्दियात और जो हमारे लोकल रैप होते हैं वहां से शुरू होता है। वो ये करवाने के हक में नहीं है। वो कभी कोई सिविलियन गवर्नमेंट वो करवाने के हक में ही नहीं होती। वो कहते हैं हमारे हाथ में कंट्रोल है, क्यों किसी काउंसलर के पास वो पैसे जाएं या वो निचली सतह पे पैसे क्यों जाएं? तो उसका कोई अकाउंट भी नहीं है। हर साल देख लीजिए हजारों अरब रुपए हैं बल्दियात के फंड, वो कहाँ जा रहे हैं? बेग साहब मसला ये है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नाज़रीन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अगर हम देखें तो बड़ी खामोशी है। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? क्या चल रहा है? क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं पीटीआई का? देखिए, एक बात, 2 बातें समझनी चाहिए तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इमरान खान बेशक मकबूल हैं और जो भी लोगों की लॉयल्टी है तहरीक इंसाफ के, जो वोट बैंक है उनका, उनके जो चाहने वाले हैं वो इमरान खान से जुड़े हुए हैं। इमरान खान का मसला ये, उनकी जो पार्टी है वो मुनज़्ज़म पार्टी नहीं है और लोगों को उनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे एतमाद नहीं है। फिर दूसरी बात ये हो गई कि हमारे यहाँ जो है कॉस्ट ऑफ जो है प्रोटेस्ट, उसको 26 नवंबर
को मिसाल बना के ऐसा बढ़ा दिया गया है कि इनमें हिम्मत नहीं हो रही कि निकल के किसी किस्म का मुजाहरा कर पाए। फिर इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी मुजाहरा करने की, वो भी ये था कि जी आप लोगों को जमा करते थे, इज्तिहाम लोगों को, और आप इस्लामाबाद पे चढ़ते थे। उन्हें तहरीकें चलती हैं कि आपने लाहौर में 200 लोगों का मुजाहरा कर लिया, 100 लोगों का फला, फिर इसको चौक पे कराची में कर दिया, जो हम लोगों ने MRT की तहरीक में देखा था, ज़ियाउल हक साहब के दौर में देखा था। तो उस तरह फिर आपका एक मोमेंटम बनता है। अब यहाँ पर जो है एक समझते हैं कि जी 2020 मैच है, सियासत ना होगी, आप एक कोई बड़ा जलसा करेंगे और हुकूमत दम से गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम है, एक तो ऑब्जेक्टिव है कि इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें वो एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं, और वो इसलिए खड़ी हुई वो चाहते हैं कि इमरान खान को बाहर रख सकें। ये चैलेंज है। फिर एक सब्जेक्टिव चैलेंज है कि जो उनकी अपनी तंजीम में कमजोरियां हैं, और वो लोग जो है मुनज़्ज़म, कराची ने अच्छा खासा वोट दिया था PTI को, लेकिन सिंध में आप देखें कि पार्टी उस तरह से नहीं वो मुनज़्ज़म है। कराची की मैं यूं बात करूं, मुझे पता है कि जहां से इख्तियार बेग साहब जीते हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से DHA की, तो वहां पर जो पीपल्स पार्टी के स्टॉल खाली पड़े हुए थे, और जमात इस्लामी के स्टॉल पे रिश्ता और PTI के स्टॉल पे रिश्ता। तो ये दोनों पार्टियां सही। तो बेग साहब, अवाम ने जो एतमाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो एतमाद पे पूरा नहीं उतरे, अपनी बातों पे, अपने वादों पे, अपने दावों पे पूरा नहीं उतरी PTI। कसूरवार आखिर कौन है? देखिए, कसूरवार तो PTI है और उसका बानी है। उसने इतना इस कौम से झूठ बोला, इतना बलंगो बांध दावे किए, इतने ख्वाब दिखाए, सबसे बड़ी ज्यादती उसने इस पाकिस्तान के अवाम, यूथ और नई नस्ल के साथ नाउमीदी पैदा की, क्योंकि उसके बाद मेरा नहीं ख्याल किसी को एतबार, हाँ उसका फैन क्लब जरूर है, और PTI को उसने कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया। वो किसी और शख्स को PTI में नुमाया तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने से हैंडसम आदमी को बर्दाश्त नहीं करता, अपने से ज्यादा, खैर उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, लेकिन वो पैसे वालों को सिर्फ पसंद नहीं करता, वो सिर्फ उनको इस्तेमाल करता है और उनका पैसा इस्तेमाल करता है। तो ऐसी सूरत में आप वक्ती तौर पर एक बार तो आपने फायदा उठा लिया, सबको इस्तेमाल कर लिया, मिसयूज किया, अब आपको चांस नहीं मिलेगा। आपके वोट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस मुल्क पे वापस आके वो सियासत नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आज भी सियासत नहीं की और पहले भी सियासत नहीं की। इनको चलाने वाले सब शॉर्ट आंसर दीजिएगा। एक तरफ सियासी अस्करी क़यादत एक पेश पर है, एक तरफ PTI अकेली खड़ी हुई है। तो PTI के साथ कौन खड़ा होगा जी? ये अपने लोगों के साथ खुद खड़ा नहीं होता। सही। ये बहुत सेल्फ टाइप का इंसान है। ये अपनी फैमिली को इससे 4.25 साल नहीं पूछा। अब वो बेचारी बहनें हैं, नेचुरली उनका भाई है, वो तो जाएंगी और परस्यू भी करेंगी। अब आप देखिए बाकी लीडरशिप जो है, वो जो वक्ती तौर पर जो वजीर थे, जिन्होंने 4.25 साल दबा के हुकूमत में राज किया, मजे किए, जो भी किया, वो कहाँ है सारे? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे, क्योंकि उसको उन लोगों को इसका अंदाजा था बानी का कि ये भी किसी के साथ नहीं खड़ा होता, तो इसके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। दिखाया ये जाता है कि हम बानी के साथ हैं, लेकिन अपेरेंटली वो आइसोलेशन का शिकार नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल फैसले मिलकर करता हूँ, दूसरी तरफ वो पार्टी जो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हम बात ज़रूर करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हम सियासी जमात से नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। देखते ये हैं कि मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या लेके आता है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मोहसिन बेग साहब, आमिर ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।